अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। और आपसे वही दरख्वास्त कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी आप हमारे ये प्रोग्राम देख सकें। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों भी हमने जो छाती का सरतान है उसके हवाले से एक प्रोग्राम किया और उसकी वजह यह है कि अक्टूबर का महीना छाती के सरतान से मुतालिक आगही का महीना है सारी दुनिया में। हम न सिर्फ ये कि इस महीने में बल्कि आने वाले दिनों में भी छाती के सरतान से बचने के लिए और इस बीमारी से आपको किस तरह से हम शऊर बेदार कर सकते हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। चूँकि अक्टूबर का महीना ख़त्म होने में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो हमारी कोशिश है कि आज हम आपसे फिर किसी एक ऐसी डॉक्टर को मिलाएं जो इस मर्ज़ के बारे में हमसे बातचीत कर सकें। और हमारी ख्वाहिश ये होगी कि इस मर्ज़ के बारे में अपने जानने वालों को कम से कम आगाही ज़रूर हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरनम हस्पताल से डॉक्टर नूरुल ऐन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि छाती के सरतान की बुनियादी अलामात क्या होती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये कि आपने बहुत अच्छा मौजू चुना है इस महीने के हवाले से, क्योंकि हमारे मुल्क में छाती का सरतान बहुत तेज़ी से फैल रहा है ख़वातीन के अंदर, और बहुत ज़्यादा तादाद हमारी नौजवान ख़वातीन की जो है तो वो छाती के सरतान में मुब्तला हैं। जो इसकी मोटी मोटी अलामात हैं जो एक हर आम इंसान को फ़ील हो सकती हैं, महसूस हो सकती हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले छाती के साइज़ में, दोनों छाती के साइज़ में फ़र्क को महसूस करें। तो उसके लिए जो ख़वातीन हैं वो ख़ुद भी अपना मुआयना कर सकती हैं शीशे के सामने खड़े होके। अगर उनको फ़ील हो रहा है या महसूस हो रहा है कि उनकी छाती की जिल्द में कोई तब्दीली आ रही है, या उस पर कोई खिंचाव पड़ रहा है, या उसकी छाती की जिल्द के ऊपर कोई दाने बनना शुरू हो गए हैं, या कोई ऐसा दाना है जिसमें से कोई रतूबत निकल रही है, या उसकी निपल है उसमें से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कोई पानी आ रहा है, कोई लिक्विड हो रहा है, या उनको ये फ़ील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि उनके बगल में कोई गिल्टी है। सिर्फ छाती में नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि छाती में कोई गिल्टी नहीं होती, बगल में कोई गिल्टी होती है। तो इसलिए बगल और छाती दोनों का मुआयना करना चाहिए। तो एक सबसे पहले गिल्टी उनको महसूस होगी, वो हाथ लगाने से फ़ील होगी, और उसकी जो जिल्द के ऊपर तब्दीली नज़र आएगी, और अगर कोई उनका डिस्चार्ज है या कोई लिक्विड निकल रहा है तो उससे उनको पता चलेगा। तो डॉक्टर साहबा, जब ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और किसी भी खातून को पता लग जाता है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? क्या फ़ौरी तौर पे ख़ुद से इलाज शुरू कर देना चाहिए या हस्पताल जाना चाहिए? उनमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि वो किसी डॉक्टर के पास, किसी माहिर डॉक्टर के पास जाएँ। घर के करीब जो डॉक्टर हैं तो वो उनको हो सकता है कि कोई दवाई लिख के दे दें कि चलो भाई ये आप ये इस्तेमाल कर लें एक हफ़्ता, या वो किसी हकीम के पास चले जाएंगे, वो उनको दवाई दे देंगे, वो उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। तो सबसे पहले वो किसी माहिर डॉक्टर को दिखाएं जो उनका पूरा मुआयना करे, और फिर उनकी उम्र के हिसाब से उनको टेस्ट लिख के दें, क्योंकि इसमें 2 मेजर टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी। लेकिन अल्ट्रासाउंड हम यंग पेशेंट, नौजवान ख़वातीन में कराते हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम हो, और जिनकी 40 साल से ज़्यादा उम्र उनमें हम मेमोग्राफी करवाते हैं, जो कि एक्सरे होता है छाती का। तो जब डॉक्टर साहब, जैसा कि भी आपने फरमाया कि अलामात जब ज़ाहिर हो जाती हैं तो उनको अस्पताल में रब्ता करना चाहिए, क्या इसमें अरसे का भी तयन है कि कितनी जल्दी उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? रब्ता फ़ौरन करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनसे हम जब यहाँ पे पेशेंट आती है उनसे हम हिस्ट्री लेते हैं, तो उनसे जब पूछा जाता है ये गिल्टी कब से थी, तो वो कहती हैं ये 6 महीने से थी, 8 महीने से थी, 1 साल से थी, लेकिन हमने ये बढ़ नहीं रही थी, इसमें दर्द नहीं था, तो हमने कहा ये खुद ही ठीक हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी किस्म की गिल्टी जब जो ही आपको महसूस हो कि हमारी छाती में कोई गिल्टी है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। और अगर हम एहतियात की बात करें कि एहतियाती तदाबीर इस मर्ज़ से बचा जा सकता है या नहीं, लेकिन ये ज़रूर फरमाइए कि एहतियाती तदाबीर भी कोई इख्तियार की जा सकती हैं? एहतियाती तदाबीर में तो यही है कि अगर उनके ख़ानदान में उनकी वालदा, बहन, खाला को, मतलब जो माँ की तरफ से रिश्ते हैं, उनमें अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनकी जो बेटियां हैं, आगे जो उनकी ख़वातीन की नस्ल होगी, उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि वो अपना मुआयना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करवाएं।
इसके अलावा क्योंकि इसका ताल्लुक़ किसी ऐसी माहौलियाती तब्दीली से या किसी खाने से नहीं है कि हम कहें कि आप ये एहतियात करें तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। अच्छा, एक और बात जो लगती तो बड़ी तशवीशनाक सी है कि ये मर्ज़ बड़ा ख़तरनाक होता है, हर कोई कैंसर का नाम सुनते ही डर जाता है। तो आपके पास इनम में माशाल्लाह बहुत मरीज़ आते हैं, उनको अफाका भी हो रहा है, उनका इलाज मुआलजा भी हो रहा है। कौन से स्टेज बेहतर होते हैं इलाज के लिए और कौन से स्टेजेस जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं? बदकिस्मती से हमारे पास स्टेज 3 स्टेज 4 के मरीज़ आ रहे होते हैं। तो स्टेज 1 to 100% क्योरेबल होता है। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं। तो स्टेज 4 तो ऐसा है जो काबिल इलाज नहीं है, और स्टेज 3 भी ऐसा है कि वो किसी भी वक्त स्टेज 4 में कन्वर्ट हो सकता है और उसमें बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। तो हमारे पास क्योर रेट काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर बर वक्त इलाज शुरू कर दिया जाए तो हम इस पे काबू पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूरुल ऐन, आपने बहुत मुफीद बातें बताईं। और जो सबसे अहम बात रही कि अगर कोई भी अलामात ज़ाहिर हों तो ख़वातीन को छाती के सरतान से बचने के लिए इब्तदाई तशख़ीस की तरफ जाना चाहिए, फ़ौरी तौर पर हस्पताल से रब्ता करना चाहिए। अगर उनके कोई अपने करीबी मुआलिज हैं पहले उनसे रब्ता करें, उसके बाद जो टेस्ट वगैरह हैं वो करें और फिर उसके बाद अस्पताल से रुजू करें। स्टेज 1 और 2 पे तो बड़े चांसेस होते हैं कि रिकवरी हो जाए और कोई भी खातून जो है वो छाती के सरतान से बच जाए। लेकिन अगर फिर स्टेज 3 या 4 आ जाता है तो फिर मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। नाज़रीन, हम आपके बहुत मशकूर हैं, आपने हमें सुना, डॉक्टर नूरुल ऐन को सुना। हमें ये भी यकीन है कि आप छाती के सरतान से मुतालिक जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके बारे में अपने कुर्ब जवार के लोगों को भी आगाह करेंगे, ख़ास तौर पर अपने घर की ख़वातीन को और जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी ज़रूर आगाह करेंगे, और ताकि इस मर्ज़ से किसी हद तक बचा जा सके। बहुत शुक्रिया।